हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी के पार्ट टू में। ठीक है, पॉलिटी का जो पार्ट टू है, इसका पहले एक पार्ट आ चुका है, पार्ट वन, जिसमें मैंने ये बताया है 1 से 4 तक के सारे अनुच्छेद। और अब दूसरा ये जो पार्ट आया है, अब इसमें 5 से लेकर के 11 तक जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। आज सबसे पहले हम नागरिकता से ही स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने ये पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग पहले वो वाला वीडियो देख ले जा करके, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और चीज़ों को साथ में लेकर के चलें। ठीक है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए मत सोच के चलिए। ये पॉलिटी के इस तरीके से मैंने ये कंटेंट तैयार किया है और इस तरीके से इसको लेकर के आया हूँ कि आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी का, चाहे आप मतलब जीएस जिसमें भी आती है, ठीक है, तो आप जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका जीएस जिसमें भी आ रहा है उससे रिलेटेड ही ये कंटेंट है। अब आपको ध्यान ये देना है कि आपको नोट्स बनाने अच्छे से और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है और अपने शॉर्ट नोट टाइप बनाइए ताकि एग्ज़ाम में आपको रिकॉल करने में आसानी हो। चलिए, समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आगे चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। भाग 1 में ये जो माफ़ी चाहूँगा, भाग 2 है ये। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दिया है। इसमें आपको नागरिकता के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले जो नागरिकता शब्द है, नागरिकता शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था वो अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। हालांकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने जैसा बताया आपको पहले भी कि हर एक एग्ज़ाम को लेकर के चल रहे हैं, तो कभी हो सकता है कि आ जाए, तो उस चीज़ के लिए आपको याद रखना है कि इसका इस्तेमाल, नागरिकता शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अरस्तु ने किया था। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 5 में। तो अनुच्छेद 5 को इसमें बताया गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, देखिए नागरिकता जो दी गई है वो संविधान की शुरुआत से दे दी गई थी। कब से? आपका ईयर है ये 1950, मैं साइड में लिख देता हूँ 1950। ठीक है, जब संविधान हमारा लागू हुआ था तब से आपको संविधान के तहत आपको नागरिकता दे दी गई थी 1950 से। अब आ जाते हैं इसका इसमें क्या था कि जैसे आपने नागरिकता दी है, संविधान में नागरिकता दी है, तो वो किस तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे दी है? तो इसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, जिसका भी जन्म भारत में हुआ हो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। पहला तो ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा ये है कि उनके माता पिता, पहले तो ये है पॉइंट कि जिसका जन्म भारत में हुआ। अभी मान लीजिए मैं हूं, अब मेरी एज तो है इतनी नहीं कि 1950 में से पहले मैं पैदा हुआ हूं भारत में, तो अब मैं नहीं हूं तो मतलब मेरे माता पिता। दूसरा लेकर के चलते हैं कि जैसे मेरे माता पिता, अब माता पिता भी मेरे 1950 के नहीं है, ठीक है, तो उनके माता पिता, मतलब अगर उनके फादर, ठीक है, तो अगर वो यहाँ इस समय के हैं तो हम उस तरीके से ले लेंगे कि उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ और फिर उनके बच्चों का जन्म भारत में हुआ, तो उस हिसाब से भी नागरिकता हमारी होगी भारत की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले। अब एक पॉइंट ये आ जाता है कि संविधान लागू होने से पहले की तिथि क्या हुआ कि ये तो सबको पता ही था कि भारत जो है वो 2 टुकड़ों में बंटना है। पहला जो हिंदुस्तान बना, दूसरा पाकिस्तान। तो ऐसा था कि जो इससे पहले से रह रहे हैं और पहले ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश के भी काफी लोग यहाँ पे थे, अलग अलग कंट्रीज से भी लोग थे, तो जो भी रह रहे होंगे कब से
26 जनवरी 1950 से, ये देख लीजिए आप, 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले, 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले जो लोग भी रह रहे होंगे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। एक बार तेजी से देख लेते हैं। संविधान के प्रारंभ में 1950 में, तब से नागरिकता मिल जाएगी लोगों को, राइट। उसका जन्म भारत में हुआ, राइट, तो जिसका जन्म भारत में हुआ वो भी। और तीसरा, संविधान लागू होने की तिथि, संविधान लागू होने की तिथि मतलब 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। जो 5 वर्ष पहले से, 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से रह रहा होगा तो उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अब क्या हुआ कि बहुत ऐसा हुआ कि हाँ, पाकिस्तान से भारत आए, हाँ, जब विभाजन हो गया तो भारत अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो बहुत लोग क्या हुए कि पाकिस्तान चले गए। अब उनको समस्या समझ में आई कि ना तो यहाँ रहने की जगह है इतनी, ना ही खाने की जगह है, ना ही नौकरियां हैं, और इतनी मार काट उस समय, तत्काल के उस समय के हिसाब से इतनी मार काट थी और सारी चीज़ें थी, नौकरियां और ये सारी चीज़ें तो आज भी वहाँ पे भी नहीं है। खैर, तो लोगों ने क्या किया कि कहा कि ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं भारत, ठीक है। अब वापस चलते हैं भारत, तो अब ये तो जा चुके थे, अब जो लोग जा चुके थे, जिन्होंने सोचा वापस, तो फिर एक इसमें भी एक कानून ले आए संविधान में कि जो लोग वापस आए। तो दूसरा पॉइंट आर्टिकल 6 में जुड़ा, 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत से क्या हुआ, चले गए थे और फिर जो वापस आ गए, तो उनके लिए ये प्रोविजन काम किया, उनके लिए जो कानून है वो काम में आया। फिर 19 जुलाई 1948 के बाद, तो जो 19 जुलाई 1948 से पहले गए थे उनके लिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो नियम है वो तो 50 में आया, मतलब इसके बाद में आया। तो जो 48 से पहले आ गए थे पाकिस्तान से, अभी देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये डेट क्यों दी है। ये जो डेट है 19 जुलाई 1948 से पहले, ये इस वजह से दी है, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत आ गए थे, तब विभाजन नहीं हुआ था, तो उससे पहले जो लोग आ गए थे तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है आप रहिए। लेकिन फिर नियम आ गया, तो 19 जुलाई 1948 के बाद जब लोग भारत आए तो उन्हें 6 महीने का क्या दिया गया, परमिट, ठीक है, कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अब कोई गया और आ जाए, ऐसे तो भारत में कितनी जनसंख्या बढ़ जाती है, चीन से भी कोई गया है वो भी आ गया और चारों तरफ से लोग आ जाएंगे, तो भारत में वैसे भी जगह इतनी है नहीं, क्षेत्रफल इतना है नहीं, और ऊपर से लोग, तो उन्होंने क्या किया कि 6 महीने का परमिट इशू किया। 6 महीने के परमिट के बाद आप नेक्स्ट आ सकते हैं, आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले 6 महीने के परमिट के लिए आपको बोलना होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल आपका 7, भारत से पाकिस्तान गए नागरिक। अब हुआ क्या था कि जो विभाजन हुआ, विभाजन से पहले हवा थी कि पाकिस्तान एक राष्ट्र देश बनेगा, पाकिस्तान एक देश बनेगा, भारत पाकिस्तान अलग होंगे। तो जो लोग थे जिन्होंने सोचा कि हाँ जाना तो हमें बाद में ही, नहीं तो क्यों अभी नहीं चल देते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया कि अपना बोरिया बिस्तर उठाया और पाकिस्तान चले गए। और जब पाकिस्तान चले गए, वहां समझ में आया कि माहौल सही नहीं है, मार काट मची पड़ी है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोई ज़्यादा खास वहाँ सुविधाएं नहीं थी, आप ये समझिए कि रहने के लिए छत तक नहीं थी। तो जब ऐसा माहौल हुआ तब उनको समझ में आया कि ऐसा करते हैं, चलते हैं। अब जब चलते हैं तो ये लोग विभाजन से पहले गए थे, जो लोग विभाजन से पहले चले गए थे, तो उनके लिए भी अब एक नियम बनाया गया कि विभाजन से जो पहले चले गए हैं और आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी एक नियम बनाने दिया गया कि पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए, जिसकी जो 6 महीने पहले का होना चाहिए, ये 6 महीने पहले का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे
आपने आज रजिस्ट्रेशन कराया और 6 मंथ बाद आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तो आप कभी भी करा सकते हैं, लेकिन जो नागरिकता के लिए एप्लीकेशन है वो आप 6 महीने बाद दे सकते हैं। तब ये कानून लाया गया। तो ऐसा हुआ, तो विभाजन से जो लोग पहले चले गए थे और फिर बाद में आना चाहते थे, उसको अनुच्छेद 7 में उनके लिए नियम बनाया गया। देखिए समझते हुए चलेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट, अब अनुच्छेद 8, आर्टिकल 8, इसमें भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारतीय होगा यदि माता पिता भारतीय। अब एक इसमें भी समस्या आ रही थी कि मान लीजिए जैसे भारत से कोई चला गया है, भारत से दूर है, कनाडा में है या किसी और कंट्री में है स्वराज के लिए, तो सभी अपने अपने स्तर से सब देश को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो बहुत सारे लोग भारत के बाहर भी थे। उसमें भी एक एग्जाम्पल है जो गदर पार्टी है। तो गदर पार्टी के जो नेतृत्व करता थे तो वो यूएसए में थे, यूएसए में ही उसका गठन किया गया था। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अब समस्या ये आ रही थी कि अगर ऐसा होगा कि जो लोग यहाँ से निकल गए हैं, जो दूसरे देशों में हैं, तो उनको नागरिकता नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए रखा गया अनुच्छेद 8। ठीक है, अनुच्छेद 8 आपका उन लोगों के लिए था जो भारत के बाहर रह रहे हैं और उनका बच्चा या मतलब बाहर है लेकिन माता पिता उनके भारत में है या उनके पूर्वज जो थे वो भारत में थे, तो उनको आर्टिकल 8 के तहत आपको नागरिकता दी जाएगी भारत की। समझ गए? तो उनको भी आर्टिकल 8 के तहत भारत में नागरिकता दी जाएगी। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसी वजह से दिया था, गदर पार्टी और लाला हरदयाल। तो ये इन्होंने क्या किया था, यूएसए में, हाँ यूएसए में इन्होंने स्थापना मतलब ये गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में थी। तो अब इनसे संबंधित तो सभी लोग यूएसए में थे। आ गया समझ में? नेक्स्ट, अब आर्टिकल 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। ये अच्छा पॉइंट है। देखिए 6, 7, 8 ये तो उस समय के हिसाब से थे, तत्काल परिस्थितियों के हिसाब से थे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो 9वां पॉइंट है ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है या इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो विदेशी नागरिकता लेने पर अब भारत में क्या है कि जैसे आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा आप कि आर्टिकल 9 में कहा क्या गया, अनुच्छेद 9 में अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक भारतीय नागरिकता, कहां की, भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। राइट? तो जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता लेंगे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे मैं जाकर के किसी अन्य देश में कुछ समय बिताने चला जाऊं या वहां मुझे अच्छा लग जाए और मैं थोड़े दिन के लिए जाऊं और फिर इसके बाद वहां की नागरिकता ले लूं, वहां का राशन कार्ड बनवा लूं, वहां की वोटर आईडी ले लूं, तो मेरी अपने आप भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, फिर मैं भारतीय नागरिक नहीं कहलाऊंगा। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 10, नागरिकता कभी नहीं छीनेगी। ये एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद जो आर्टिकल 10 है, इसमें क्या है कि आपकी नागरिकता कभी नहीं छीनेगी जब तक आप कोई ऐसा काम नहीं कर देते हैं जो देशद्रोही हो या न्याय संगत ना हो। देशद्रोही काम कर दो, उदाहरण के लिए भारत की और किसी देश की युद्ध छिड़ गया, या भारत या चीन का युद्ध छिड़ गया, या भारत पाकिस्तान का है, किसी भी देश से युद्ध छिड़ गया और आप भारत की पक्ष ना लेकर के दूसरे पक्ष से खड़े हो, तो भारत से आपकी नागरिकता तुरंत छीन ली जाएगी। समझ गया? अगर आप भारत की नागरिकता रखना चाहते हैं तो आप, सीधी बात है कि आप देश विरोधी नारे ना लगाइए और देश के विरुद्ध कुछ ना बोलिए। तो जाहिर है, वैसे भी कहा गया है कि स्वर्ग से भी ज्यादा जहां आप जन्मे होते हो उसको व्यक्ति अनमोल मानता है, स्वर्ग से भी ज्यादा। खैर, तो नागरिकता कभी नहीं छिनेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 11।
आर्टिकल 11 में क्या कहा गया? आर्टिकल 11 में नागरिकता कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाता है। ये आप सभी को, आप 2022 में ये वीडियो देख रहे हैं और आगे भी जब देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए। 2019 के बाद तो बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि जो नागरिकता कानून है वो संसद का गृह मंत्रालय बनाता है। CA-NRC के टाइम पर, समय में ये काफ़ी चर्चित रहा है कि कौन बनाता है, गृह मंत्रालय बनाता है। तो जो नागरिकता कानून है वो संसद का कौन सा मंत्रालय बनाता है? संसद का गृह मंत्रालय बनाता है। उनके पास पावर है कि नागरिकता से संबंधित वे कानून बना सकते हैं या इन कानूनों में संशोधन कर सकते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। भारत इकहरी नागरिकता प्रणाली वाला देश है। अब इकहरी नागरिकता क्या है? तो भारत इकहरी नागरिकता वाला देश है। इकहरी नागरिकता ऐसे है जैसे आप भारत देश के जो हैं नागरिक हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप भारत में अगर यूपी में रह रहे हैं तो आप भारत के भी नागरिक हैं और यूपी के भी नागरिक हैं। आप भारत के नागरिक हैं, यूपी में आप रह रहे हैं लेकिन आप भारत के नागरिक हैं। इकहरी नागरिकता ये है। बहुत सारे देशों में, भारत को छोड़कर बहुत सारे देशों में ऐसा भी है कि एग्जाम्पल के तौर पे USA और UK, यहाँ पर आपको देश की नागरिकता भी लेनी होगी, प्लस जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट की भी आपको नागरिकता लेनी होगी। नागरिकता आपकी कहाँ से पहचानी जाती है? नागरिकता आपकी पहचानी जाती है आपके राशन कार्ड से, पहचान पत्र से, भारत में तो आधार कार्ड से, तो इससे आपकी नागरिकता पहचान में आती है। तो आपको ये विशेष तौर पर ध्यान देना है कि आपकी नागरिकता कैसे पहचानी जाती है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, पर्सन, सिटीजन एंड माइनॉरिटी। पर्सन व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। भारत आया और वह व्यक्ति भारत में ताजमहल घूम रहा है, कुतुब मीनार देख रहा है, या किसी कहीं पे भी घूमने आ गया, जम्मू कश्मीर घूम रहा है, या हमारे केरला चला गया, केरला में बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है। तो अगर वहां जा रहा है, घूम रहा है, तो वो पर्सन की क्राइटेरिया में आएगा। और अगर सिटीजन है अर्थात नागरिक, तो ये भारत का नागरिक है। सिटीजन अर्थात नागरिक। और सिटीजन, नागरिकता इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, नागरिक तो खैर आपको समझ में ही आ गया होगा। तो ये नागरिक है। और अब आ जाता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी ये होती है अल्पसंख्यक। ऐसा है कि किसी जगह पर, किसी स्थान पर अगर कोई, कई सारे हमारे भारत में तो कई सारे धर्म हैं और उसमें कोई व्यक्ति कम संख्या में है। उदाहरण के तौर पर कि भारत में हिंदू जो है मेजॉरिटी में है और बाकी सारे धर्म माइनॉरिटी में कहे जाते हैं। तो जैन है वो माइनॉरिटी है क्योंकि वो कम है, कम संख्या में है, और जो हिंदू हैं वो बहुत सारी संख्या में है, तो वो माइनॉरिटी कहे जाएंगे। और ये मेजॉरिटी में हिंदू हैं तो वो मेजॉरिटी कहे जाएंगे। जैन्स हैं वो माइनॉरिटी हैं, बाकी और सारे धर्म माइनॉरिटी हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या हिंदुओं की अपेक्षा कम है। लेकिन कई सारे स्टेट भारत में भी ऐसे हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटी है। सिक्किम वगैरह में देख लीजिए, मिजोरम में देख लीजिए आपकी कम है, केरला में भी एक जगह ऐसी जहां पर माइनॉरिटी में है। तो हिंदू भी कई जगह माइनॉरिटी में हैं, मेजॉरिटी में ना हो करके। खैर, आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप अपने विचार बिल्कुल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप अपने से जो भी आपके विचार हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। धन्यवाद।